चलो, तो बच्चों पिछले सेशन में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 रूल्स के ऊपर। याद है सबको ये 3 रूल्स कौन से थे? रिवाइज कर लो फटाफट। पहला कौन सा था? ऑफ बो प्रिंसिपल। क्या बोला था उसने कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन पर्टिकुलर सबशेल, है ना। जिसमें लोअर एनर्जी होगी उस सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर जिसमें हायर एनर्जी होगी वहां जाएगा। ये याद है सबको? यस। सेकेंड वन वॉज हंट्स रूल, जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आप हर सब शेल में कैसे डालते, हर ऑर्बिटल में कैसे डालते थे? सिंगल विद पॉजिटिव स्पिन, अपर ऐसे अपवर्ड एरो ऐसे वाला, है ना, पॉजिटिव स्पिन के साथ आप डालते थे और उसके बाद पेयरिंग करते थे। दैट वाज हंट्स रूल। एंड द थर्ड वन दैट वी हैड रिटन, दैट वाज द लास्ट पार्ट वन दैट वी हैड कंप्लीटेड इन द प्रीवियस सेशन, दैट वाज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसने बोला था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम के अंदर हैं तो उनका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा था। 4 क्वांटम नंबर के नाम भी देखे थे। कौन से थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। यस, 4 क्वांटम नंबर्स। टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। नाउ प्लीज कीप इन माइंड, आइडियली यू आर सपोज टू स्टडी दिस टुगेदर। पीरियोडिक टेबल में अपन ने वो किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा, तो आपको क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए। बट इन योर टेक्स्ट बुक्स क्वांटम नंबर्स आर गिवन इन अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो उसका एक पार्ट आज अपन ले रहे हैं, सो दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, एंड देन वील गो बैक टू द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज। वो लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे अपन पीरियोडिक ट्रेंड्स का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। एटॉमिक, पेज नंबर 45 है आपके टेक्स्ट का, एक बार देख लेना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स बच्चों? 2। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स? सॉरी, एस सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने? 1। इलेक्ट्रॉन्स 2। पी में ऑर्बिटल्स कितने? 3। इलेक्ट्रॉन्स 6। डी में ऑर्बिटल्स कितने? 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। और एफ में ऑर्बिटल्स कितने? 7 और इलेक्ट्रॉन्स 40। तो ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स का रिलेशन समझते हैं पहले। ठीक है, मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन एटम। ऑफ कोर्स, अगर एक एटम में 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, जितने भी शेल्स हैं, हर शेल के ऊपर एक अलग नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, है ना, कि उसके अंदर कितने सारे सबशेल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको हर बार एग्जांपल दिया कि भाई एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट है और कितने रूम है, ये तो वेरी करेगा। वैसे यहाँ पर जितने भी ऑर्बिटल्स आपको एक एटम के अंदर मिलते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने भी ऑर्बिटल्स आपको एक एटम में मिलते हैं, दोज वेरियस ऑर्बिटल्स विल बी डिफरेंट इन साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। तो साइज तो आप समझते हो, आकार, ठीक है, सॉरी शेप आप समझते हो, आकार, साइज मतलब ऑब्वियसली उसका कितना बड़ा है, छोटा है, वो ऑर्बिटल वो है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब द एंगल इट फॉर्म्स और द एक्सिस दैट इट फॉर्म्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। जैसे कि आप ज्योमेट्री में ये पढ़ते थे एक्स वाई और जेड एक्सिस, सबने पढ़ा है ये, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सबने पढ़ा हुआ है ना ये तो। या बेसिक अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो अपने को पता है, अच्छा एक्स वाई और जेड ऐसे अपन बनाते थे, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट मैं बोलूँ ऐसे अलोंग जेड एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वो उसकी क्या हुई? ओरिएंटेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसा है विद रिस्पेक्ट टू द 3 एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं अपन? ओरिएंटेशन। ये बात समझ में आई सबको? तो विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस को सेंटर कंसिडर करते हुए ऑर्बिटल का साइज, शेप और उसका डायरेक्शन यानी कि ओरिएंटेशन क्या है। और ये जो ऑर्बिटल है इसको क्वांटम नंबर से बताया जाता है। मेजरली हम लोग 3 क्वांटम, हमारे पास 4 हैं बट पहले हम 3 की बात करेंगे, N, L और M, यानी कि प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक। प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक, ठीक है। चौथा जो है वो स्पिन जो है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी स्पिन होती है, वो हम लोग लास्ट में आएंगे उसके ऊपर। तो पहले क्या समझ में आया आपको कि हर एटम के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वेरिएबल होंगे? बोलो हाँ कि ना।
अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ट्रू। अच्छा, वो सारे ऑर्बिटल जरूरी नहीं कि सेम शेप, सेम साइज, सेम एंगल्स या सेम ओरिएंटेशन के हों, ये भी बात सही है। नाउ यू कैन सी हियर अ टर्म कॉल्ड एज साई स्क्वायर, है ना, यू कैन सी दिस इज अ ग्रीक लेटर बाय द वे कॉल्ड साई। Many of you might be knowing PSY, the singer, Gangnam Style वाला साई, वो अलग है। This is PSI साई, that is a Greek alphabet, okay? ये क्या होता है, ये वेव फंक्शन होता है, ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में डिटेल में सिखाऊंगा आपको। बट यहाँ पर फंडा क्या समझना है अपने को, साई छोड़ो, फिलहाल ये समझो कि ऑर्बिटल की वेरियस प्रॉपर्टी, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, एंगल कैसा होगा, ये कैसे पता चलता है, ये क्वांटम नंबर से पता चलता है। ये सिंपल फंडा समझना आपने, ठीक है। सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट वाज n. Now what do you remember about n? We have already studied. Tell me, have I told you this? n, the value of n corresponds to the period or the row that the element belongs to. Periodic table में किया हमने ये, to the period or the row that the element belongs to. यानी कि अगर मैं बोलूं कि रेडॉन के लिए n की वैल्यू 6 है, मान लो मैंने ऐसा बोला, क्या बोला मैंने, रेडॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, 6 है, मैंने ऐसा बोल दिया आपको, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा रेडॉन के लिए n 6 है, मतलब रेडॉन पीरियोडिक टेबल के 6th पीरियड में है। सोडियम के लिए n की वैल्यू 3 है, तो सोडियम पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में है। कैल्शियम के लिए n की वैल्यू 4 है, तो कैल्शियम पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में, ये आप समझ जाओगे बात को। सो एलिमेंट जिसको बिलोंग करता है उसी की वैल्यू बेसिकली n है, बट वो n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बहुत ही सिंपल है। और याद रखना, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑब्वियसली ना, पीरियोडिक टेबल के रोज है यार, वो रोज तो 1 2 3 4 से चालू होंगे ना, 0 से कैसे हो सकते हैं, या -1 से कैसे हो सकते हैं, सीधी बात है। तो ये इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू 7, अभी तक इसको बोल सकते हैं हम लोग, हमको पता है। आगे जाके जब और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो ये आगे 8 9 10 जो भी है वैल्यूज बनेगी। एम आई क्लियर ऑन दिस? एंड वेरी सिंपल बच्चों। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट नाउ फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, व्हेन आई से JEE CET नीट को एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो सबको उसको पता है, ईजी है। वो ये पूछेगा कि वो किसको करस्पॉन्ड करता है, तो किसको करस्पॉन्ड करता है, इट आइडेंटिफाइज व्हाट, इट आइडेंटिफाइज द शेल दैट द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं XYZ एक्स फ्लैट नंबर 1 सर्टन बिल्डिंग सर्टन रोड पे रहता हूं, तो आप बोलोगे कि 1 जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो मेरा घर का जो नंबर है वो सिग्निफाई कर रहा है ना। या कोई बंदा अगर ऐसा बोलता है कि आई स्टे इन फ्लैट नंबर 1402, तो आप तुरंत समझ जाते हो अच्छा ये 14th फ्लोर पे रहता है, इसलिए 1414 समथिंग है उसके फ्लैट का नंबर, तो इंडिकेशन मिलता है आपको पर्टिकुलर नंबर से। वैसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस चीज़ का इंडिकेशन मिल रहा है बच्चों, ये मार्क करके रखना। अगर आप आपके पास हाईलाइटर है तो अलग कलर से हाईलाइट करना, नहीं तो मार्क विद अ रेड पेन और समथिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, ओके। डायरेक्टली MCQ में ये उठा के ऐसे पूछ लेंगे। अच्छा, अटोमिक ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू द सेम शेल। ऑब्वियसली जिसकी n की वैल्यू सेम है वो एक ही पर्टिकुलर शेल को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि भाई शेल को ही तो आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, सीधी बात है। द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इन अ शेल इंक्रीजेस एंड इज गिवन बाय n स्क्वायर। अगेन डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन, very very important direct MCQ question. The number of orbitals in a given shell is given by the formula n square. क्या ये बच्चों सबको समझ में आया? फॉर्मूला क्या बोला मैंने? फॉर्मूला है n square. Try and understand this. Try and understand this. Okay. This is interesting and this is something that is asked very frequently in your MCQs. Okay. Let's say मैं आपको बोलता हूं 4th शेल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 4th शेल। तो n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 4। बोलो हाँ कि ना। 4th शेल में सब शेल कितने होंगे ये आपको ऑलरेडी पता है, बोलो। n यानी कि 4 है, तो 4th शेल में सब शेल कितने हुए बच्चों? 4s, 4p, 4d और 4f। करेक्ट बोल रहा हूं?
4 शेल में 4 सब शेल, ये भी आप लोगों को अभी एकदम क्लियर हो चुका है। ऑर्बिटल्स कितने हुए, तो ये तो सब शेल हो गए ना, ये मेरा शेल को इंडिकेट कर रहा है ना। और ऑर्बिटल्स कितने में बताओ, चलो 4s में कितने ऑर्बिटल बच्चों, 1। 4p में कितने ऑर्बिटल, 3। 4d में कितने ऑर्बिटल, 5। 4f में कितने ऑर्बिटल, 7। टोटल कितने हुए बच्चों, 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16 हो गए। क्या ये n का अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायर करता तो मुझे पता चल जाता, 16 ऑर्बिटल्स बने। क्या ये बात क्लियर हुई? तो अब मैं आपको पूछूं कि थर्ड शेल में कितने टोटल ऑर्बिटल्स आने वाले हैं, तो आप क्या बोलोगे, 9 ऑफ कोर्स। डू यू वांट टू प्रूव दैट, लेट्स सी। 3s 3p 3d, थर्ड शेल में यही होते हैं, एवरीबडी अग्रीज। ऑर्बिटल्स कितने हुए, s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d के 5 ऑर्बिटल। कितने हुए बेटा, 5 + 3 8 + 1 9 हुए ना, 9 करेक्ट है। डायरेक्ट कर सकते थे, एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसा फॉर्मूला लगाते, n²। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने ये भी स्टेटमेंट पिछले सेशन में क्लियरली बताई थी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, इन 1 ऑर्बिटल हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने एक तरीका भी बताया था ना कि एक रूम में 2 लोग रहेंगे, याद है, वैसे याद करने बोला था। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ n² ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2n² है कि नहीं। तो यही तो हमने फॉर्मूला पहले ही तो देख लिया था कि हर शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, याद है, 2n²। फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आया, रटना नहीं है, फॉर्मूला कहां से आया ये भी समझ में आ जाएगा। याद है आपको सबको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए अपने, हो गए 2n², यानी कि 2 × 16 यानी कि 32। तो सब तरफ से अपना फॉर्मूला जो फंडा है वो सेम आ रहा है, तो ये हेंस प्रूफ हो गया। क्या ये बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गई सबको? तो ये आपको कई बार वो एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ लेगा बेटा। अगर सपोज यही लॉजिक अगर हम लोग 5th शेल को लगाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5th शेल की बात करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो n² कितना हो गया, 25, बरोबर है। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो ऐसा लिखवाया था 5s 5p 5d 5f, तो मतलब ऑर्बिटल तो कितने हो गए 16, लेकिन n² की वैल्यू क्या आ रही है, 25, है ना। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आप मिस कर रहे हो, क्या है मालूम है, ये देखो वर्ड क्या है, अलाउड। ये जो n² है ये आपने थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की बेटा, क्या किया आपने, थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की, है कि नहीं। और ये जो है ना, ये मतलब स्टेबल फॉर्म में इतने आ सकते, इतने अलाउड है। 16 के ऊपर अगर आ रहे हैं तो वो थियोरेटिकली आ सकते हैं, ना नहीं है, बट उतने भरते हैं क्या, नहीं। तो थियोरेटिकल चीज अलग हो गई और एक्चुअल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलाउड अलग हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसे देखा जाए तो 6 शेल के लिए हमारे पास कितने होने चाहिए, 36 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 72 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, करेक्ट। क्या हम भरते हैं 72 इलेक्ट्रॉन्स, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक शेल में 72 इलेक्ट्रॉन्स भरने जाएंगे तो पूरा का पूरा एटम अनस्टेबल हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। दैट्स हाउ वी गेट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जितने अगर एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भर दिए तो क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, वो स्टेबल नहीं है। क्लियर बात हुई? क्यों ऐसा होता है? अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो जब आप शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, राइट, सपोज मैं यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्बिट और द साइज ऑफ द शेल इट विल हैव अ सर्टेन कैपेसिटी ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, बोलो हाँ कि ना। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागना चाहेंगे। अगर मैं ओवर क्राउडिंग कर दूं इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? इसीलिए ये लोग ने एक वर्ड डाल दिया यहां पे, क्या, अलाउड। वो इरेलेवेंट नहीं, वो वर्ड बहुत रेलेवेंट है, राइट। आई होप बच्चों ये समझ में आया सबको। मैंने क्या बोला कि रिपल्शन जो है उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द एटम विल गो डाउन। यस, नाउ आइडियली वी आर सपोज टू लर्न टिल 7, बट एज आई मेंशन्ड द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, द अलाउड नंबर
इज बेसिकली टिल द फोर्थ शेल। अगर आप फोर्थ शेल तक पढ़ रहे हो आपके लेवल पे, 11th 12th की अगर मैं लेवल पे बात करूं तो मोर देन इनफ है। दैट इज KLMN। 4 शेल कौन से हैं, नाम है उनका KLMN, नंबर है 1 2 3 4। अगर 5 और 6 आपको जानने के लिए क्यूरियोसिटी है तो दैट इज O and P। और ऑब्वियसली थियोरेटिकली आप सीधा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 25 36 सो ऑन लिख सकते हो। करेक्ट है ये। अच्छा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो कॉमन सेंस और लॉजिक की बात है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस यानी कि रेडियस भी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यस। सो यहां पे ऐसे बोलेंगे, विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ n द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द शेल विल इंक्रीज। अगर साइज बढ़ेगी तो ऑल्सो द एनर्जी इंक्रीजेस ना। एनर्जी के बाजू में एक ब्रैकेट करके उन्होंने लिखा है बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव, मतलब बढ़ रही है। तो उन्होंने 2 तरीके से लिखा है, ऐसा बोला है एनर्जी इंक्रीजेस और ब्रैकेट करके लिखा है बिकम्स लेस नेगेटिव। बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग। समझ में आ रही बात? खास करके बायो वाले बच्चे, आप लोग को मैथ्स में थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव में अगर गड़बड़ है तो ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। समथिंग इज बिकमिंग लेस नेगेटिव मीन्स टेक्निकली इट इज बिकमिंग पॉजिटिव, इट इज इंक्रीजिंग। बोलो हाँ कि ना। यस। ओके, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, डायरेक्ट एमसीक्यू उठा के पूछते, उठा के यही लाइन एज इट इज उठा के पूछ लेते हैं। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन लाइक क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बोलो। नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं बोलूंगा, इसमें भी समझने की बात है। अगर हाइड्रोजन बोलूंगा तो हाइड्रोजन है। हाँ बोलोगे वाह सर क्या बात बताई, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, वाह वाह। नहीं सही है ना, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। पर अगर सपोज वो ऐसी बात कर रहे हैं कि लिथियम 2+ है, तो लिथियम के पास ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोलो 3। 2+ लिखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो क्या वो हाइड्रोजन लाइक हो गया, बोलो हाँ कि ना। दिमाग में गया मैंने क्या बोला, तो इसलिए उन्होंने बोला हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन और उसके जैसे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। और भी हो सकते हैं ना, जैसे बेरिलियम है, अगर मैं बेरिलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो 1 हाइड्रोजन लाइक है कि नहीं। तो एक एक वर्ड का मीनिंग है, ध्यान से समझना। तो अगर हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज हैं तो उसमें जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, यानी कि सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। सेंटेंस समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, सिंगल शेल वाला सिस्टम है हाइड्रोजन के जैसा, हाइड्रोजन में एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ कि ना। तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी यानी कि उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, शेल्स हैं, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, मैंने क्या बोला था आपको, 1 रूम का आपका घर है, सिर्फ एक सिंगल रूम है, अब उसमें बेडरूम बाथरूम कुछ नहीं, सब एक ही रूम में सब कुछ है छोटा। तो वैसे हाइड्रोजन की हालत है ना, एक ही शेल, वही सब शेल, वही ऑर्बिटल, सब कुछ, क्योंकि और कुछ है ही नहीं उसके, 1s खत्म। वही शेल भी है, वही सब शेल भी है और वही ऑर्बिटल भी है ना। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू काउंट होती है, बाकी कुछ काउंट नहीं होता। क्लियर। पर अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपके पास, क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ज्यादा हायर एटम्स है, ठीक है, 10 12 15 20 50 25 जो भी है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जो हैं, एटम्स जो हैं, उसमें जो एनर्जी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। किस पे, n और l, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगी और अजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगी। बोलो हाँ कि ना। फिर से ध्यान से स्टेटमेंट को समझना। अब ये कहां पूछेंगे वो आपको, जेई में और नीट में खास करके, वो ऐसा एक टिपिकल क्वेश्चन पैटर्न आता है, आपको पता है, जिसमें पूछते हैं फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। तो वो ऐसा स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख के देंगे कि भाई हाइड्रोजन में इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये सवाल आएगा या क्यूरियोसिटी हो रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन या उसके जैसा कोई सिस्टम अगर बचा तो उसमें शेल है के, पहला शेल है क्या, के,
जिसके लिए मैं वैल्यू लिखूंगा 1। एवरीबॉडी क्लियर? उसका सबशेल कौन सा है? S। क्लियर ऑन दिस? और उसके पास ऑर्बिटल कितने हैं? 1। मतलब शेल भी 1, सबशेल भी 1, ऑर्बिटल भी 1। कुछ और वैल्यू बदली क्या? नहीं। तो इसलिए सिर्फ n की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए क्या होता है? एक ही शेल के अंदर मल्टीपल सबशेल हो सकते हैं। बोलो आकी ना? S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है ना। तो जब चेंज होगी वैल्यू तो आपके अजीमुथल से भी आपका एनर्जी डिसाइड होगा। क्लियर होगी बात? ओके। जो नेक्स्ट है हमारा वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ अजीमुथ वैसे एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होता है, ज्योग्राफी में आता है ज्योमेट्री और ज्योग्राफी दोनों में आता है अजीमुथ। ठीक है, जब सन का आप लोग होराइजन पे स्टडी करते हो ना, अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से, वहां पे वो टर्म यूज होता है। यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं। अजीमुथल क्वांटम नंबर इतना याद रखो। इन केस यू आर क्यूरियस, आई विल टीच यू व्हाट एन अजीमुथ इज। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। बट अजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है? प्रिंसिपल ने क्या बताया था? शेल। अजीमुथल बताएगा सबशेल। एकदम सिंपल, ऐसा कर लो। सिंपल एक लाइन में याद कर लो बच्चों। क्या याद करने को बोला मैंने? प्रिंसिपल ने क्या बताया था? शेल। अजीमुथल क्या बता रहा है? सबशेल। याद रहेगा। ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी। उसका नाम क्या है? सब्सिडियरी भी नाम है। और उसका जो सिंबल है वो है स्मॉल l। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सबशेल को बताता है बिलोंगिंग टू द शेल फॉर द गिवन principal quantum number. Now, the number of subshells in a shell is equal to n. Thus, the third shell contains 3 subshells, second shell contains 2 subshells, first shell contains only 1 subshell. Obviously, तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर फिफ्थ शेल में 5 होने चाहिए क्या? अगेन आई विल गो टेक यू बैक टू द सेम थिंग। 5 थियोरेटिकली होते हैं, पर हम लोग सिर्फ SPDF लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ये स्टेटमेंट भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एक गिवन शेल में n सबशेल्स होते हैं। तो ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। फर्स्ट शेल में एक सबशेल S, सेकंड वाले में 2 S और P, थर्ड वाले में 3, पिछले लेक्चर में बताया था ना, SPD, चौथे वाले में 4 SPDF। क्या ये क्लियर है? कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें, सिंपल बात है ये। ओके, नाउ कम्स हियर द इंपॉर्टेंट पार्ट। एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके ऊपर आपको MCQ क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। एल की वैल्यू कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, ध्यान से सुनना। एल के 2 तरीके हैं हमारे पास, 2 बेसिक तरीके हैं। ठीक है, एल का एक फंडा तो ये है कि L की वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू द सबशेल। तो हमारे पास सबशेल कौन से हमको पता है ना, S, P, D और F। L वैल्यू फॉर पर्टिकुलर सबशेल। S, P, D, F के लिए 0, 1, 2, 3, खत्म, सिंपल। S सबशेल के लिए वैल्यू क्या है L की? 0। P सबशेल के लिए वैल्यू क्या है? 1। D सबशेल के लिए वैल्यू क्या है? 2। और F सबशेल के लिए वैल्यू क्या है? 3। एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूं, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन दैट बिलोंग्स टू 3p सबशेल। किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों? 3p में बिलोंग कर रहा है। तो क्या आप मुझे तुरंत बता सकते हो इसके लिए n की वैल्यू क्या है? थर्ड शेल का है ना, तो n की वैल्यू कितनी है? 3। और इसके लिए अजीमुथल की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 1। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल। क्यों? क्योंकि P का था तो L की वैल्यू हो गई 1 और थर्ड शेल का था तो N की वैल्यू हो गई 3। क्या ये बात सबके भेजे में घुसी? इजी है। सपोज मैं आपको ऐसे बोलूं कि 4n है, n कितना है? 4 है और L की वैल्यू 3 है। L की वैल्यू 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे है बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन 4f में है, फोर्थ शेल के f सब शेल में। सिंपल हो गई बात।
सपोज मैं बोलूं 1 1, 1 1 हो सकता है क्या? अब आप बोलो पॉसिबिलिटी, 1 1 पॉसिबल है क्या? 1 के पी में आप बोलोगे सर 1 में पी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या बात करो, तो ये रॉन्ग है। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं आपको गलत क्वांटम नंबर दूंगा तो आप ये भी बता सकते हो ना कौन सा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आई? है ना, जैसे आपको कोई गलत मोबाइल नंबर दे दे, 10 की जगह 9 डिजिट दे दे, तो आप पहचान जाते हो कि आपने गलत नंबर दिया है। वैसे ही यहां पर अगर मैं आपको गलत सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दूंगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा वाला राइट है और कौन सा वाला पॉसिबल है और कौन सा वाला पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? एमसीक्यू में और एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। सपोज मैं आपको बोलूं 4 and 1, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ सर ये 4s हुआ है कि नहीं? 4s में इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल है, यस। लेकिन मैं उल्टा करूं 1 4 ऐसा बोलूं तो आप बोलेंगे पॉसिबल है क्या ये? नहीं, फर्स्ट शेल का 4 मतलब f सब शेल के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलो हाँ कि ना, है ना? तो आपको वो वैल्यूज देगा, उसके ऊपर से आपको जज करना है whether they are the correct or incorrect values. Now this, for that you need to know this entire table. ये आपको टेबल पता होना चाहिए। फिर से देख लो, L की वैल्यूज फॉर द डिफरेंट सब शेल, वैल्यू ऑफ L क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर S, P, D and F is 0, 1, 2 and 3. क्लियर? एग्जाम्पल के साथ। ओके, नाउ अजीमुथल में और एक फंडा आपको समझना है। अजीमुथल में और एक फंडा थोड़ा सा आपको समझना है कि ये सब शेल को बता रहा है लेकिन आपको ऑर्बिटल ये नहीं बता पा रहा। इसका मतलब क्या? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सपोज आई टेल यू दैट देयर इज एलिमेंट क्लोरीन। चलो, क्लोरीन नंबर 17 है बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, ये तो सबको आता है ना? फटाफट बताएंगे। 2,8,7 एवरीबडी? यस, 2 8 7 17 हुआ, बोलो हाँ कि ना? इसका डिटेल में लिखेंगे तो कैसा होगा? 1s में 2, फिर 2s, अच्छा ऐसे लिखते हैं जैसे लास्ट टाइम सिखाया था वैसे लिखता हूँ। 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। यस, भरेंगे कैसे? फुल फिल कैसे करेंगे? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, इसमें 2, बचा हुआ यहाँ पे 5। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन लास्ट में 5 गए p में। एवरीबडी? तो 3p का अगर मैं डब्बा बनाऊं, ऑर्बिटल्स बनाऊं, कितने ऑर्बिटल बनाऊं 3p में? 3, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने बनाने मैंने? 5। हंड्स रूल के हिसाब से बनाने पड़ेंगे 1, 2 and 3 and 4 and 5। मेरा आपसे सवाल ये है, ध्यान से सुनना, अगर 3p है तो क्या आप मुझे n और l की वैल्यू फटाक से बता सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर, n की वैल्यू कितनी हुई? 3, क्योंकि थर्ड में है, और p है मतलब l की वैल्यू क्या हुई? 1, तो 3 और 1 वैल्यू तो पता चल गई। पर ये 1 देखकर क्या आपको ये पता चला कि मैं ये 5 में से कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं? नहीं पता चला। बात समझ में आई? ये 5 में से मैं कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जब मैं 3 1 लिख रहा हूं? उतना स्पेसिफिक गया क्या? नहीं। आपको ये पता चला कि थर्ड शेल है, ओके, पी सब शेल है, ओके, पर पी सब शेल में भी तो 3 ऑर्बिटल थे, तीनों में से कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? नहीं पता चला। उसके लिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर चाहिए। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक कैसे जा रहा हूं मैं? पहले मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या बताया? शेल। फिर अजीमुथल से क्या बताया कि कौन से सब शेल में है। अब मैग्नेटिक यूज करके हम क्या बताएंगे कि स्पेसिफिकली कौन से ऑर्बिटल में है। क्या ये बात समझ में आई? है ना? और इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं इसको अपने एड्रेस से कोरिलेट करो। हर बार बोलता हूं ना, जैसे आप एड्रेस में बताते हो, ये मेरा बिल्डिंग, ये मेरा विंग, ये मेरा फ्लोर, ये मेरा फ्लैट नंबर, वैसे ये बताएगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे क्या पता चला? शेल। सो द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
इससे क्या पता चलता है? ऑर्बिटल पता चलता है। कौन से ऑर्बिटल को? इसीलिए बहुत लोग इसको मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वेरी स्पेसिफिकली नाम भी दे दिया। क्या? सिर्फ एम नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं? एम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी कि उससे ऑर्बिटल पता चलता है। क्या ये बात सबके भेजे में क्लियर हो गई? आप सिर्फ एम लिखेंगे उसको स्मॉल एम, सिर्फ स्मॉल एम लिखेंगे तो भी बस है, एम एल लिखना कोई कंपल्शन नहीं। ठीक है बच्चों? वो एम एल क्यों लिखते हैं एक्चुअली? क्योंकि उसकी वैल्यू अजीमुथल पे डिपेंड करती है। एम एल क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक नंबर जो है यहां पे आपका क्वांटम नंबर, उस क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एल पे डिपेंड करती है। क्या बात समझ में आई? अब वो कैसे डिपेंड करती है वो सोचते हैं। अभी कैसे वो वैल्यू उसकी डिपेंड करती है देखते हैं। चलो, तो आपको इसका समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। वैल्यू ऑफ एम, क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल। एल क्या था? डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल। एल क्या था? अजीमुथल क्वांटम नंबर था। क्या एल की वैल्यूज हमको पहले से पता है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज एल की बताओ? 0, 1, 2 और 3, ये चार ही पॉसिबिलिटी है ना? किसके लिए? एस, पी, डी और एफ के लिए। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? राइट? अच्छा, अब ये जो है एल, वो एम को डिफाइन करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फॉर एनी सबशेल the values of ml are possible range from ml की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? कहां से कहां तक जा सकती है? पॉसिबल है कहां से कहां तक? ml becomes -l to 0 to +l। ना ये लिखने का तरीका बहुत अलग है टेक्स्ट बुक का। अपन और सिंपल तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखना। अपन कैसे लिखेंगे? -l to 0 to +l। ये क्या है? ये रेंज ऑफ वैल्यूज है। क्या है बच्चों? ये रेंज ऑफ वैल्यूज। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, समझना जरा। ये समझने में थोड़ा सा ट्रिकी है। प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। ध्यान से सुनना। पहली बात ये कि व्हेन आई से समथिंग हैज अ रेंज, समथिंग हैज अ रेंज, उसका मतलब क्या? जैसे मैं आपको पूछूं कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो आपके मार्क्स की रेंज क्या होगी? पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? या तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम में, या तो 100 मार्क्स मिल सकते हैं। बरोबर है? तो आपके मार्क्स की रेंज कितनी हुई? 0 to 100। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल है ना? तो उसको अपन बोलते हैं रेंज, है ना? उसको अपन बोलते हैं रेंज। सिंपल हो गया, ठीक है। अब यहां पर वो बोलता है द रेंज ऑफ एम इज -l to 0 to +l। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। l की वैल्यू, सपोज l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इनमें से कुछ भी है। मैं एग्जांपल लेता हूं इसका 1 का। सपोज l की वैल्यू 1 है, -l कितना हुआ बताओ मेरे प्यारे गधे बच्चों? -1 हुआ, -1 हुआ, कॉमन सेंस। +l कितना हुआ? +1। बीच में क्या आया? 0। कितनी वैल्यूज मिली तुमको? 3 ना? 3 वैल्यूज मिली ना? एक -1, एक 0, एक +1। गया दिमाग में? रेंज समझ में आई? -l to +l रेंज समझ में आई? रेंज समझ में आई? 1 का अगर l की वैल्यू 1 थी तो -1 से +1, बीच में क्या आया? 0। -1, 0, +1। क्लियर? अभी l अगर 2 होता तो सेम लॉजिक लगाओ जरा। -2, -1, 0, +1, +2। कितनी वैल्यूज आई? 5 वैल्यूज आई। कितनी वैल्यूज आई? 5 वैल्यूज आई। अच्छा, पहले वाले में देखो 0 है, 0 का माइनस और प्लस होता है क्या? नहीं।
तो 0 का क्या रहेगा, 0। कितनी वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई। व्हाट वाज दैट वैल्यू, 0। हाँ, ये सुन के कंफ्यूज हो जाते बहुत सारे बच्चे, सर वैल्यू क्या आई, अरे 1 नहीं आई भाई, एक वैल्यू आई, वो वैल्यू 0 थी। ये सेंटेंस को समझना, मैं ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यहां पर ऐसे बोलूं, -3 से लेके +3 तक सब वैल्यूज आ जाएंगी। तो कितनी वैल्यूज आई बच्चों, 7 वैल्यू आई। और इसी से हमको समझ में आया कि अच्छा, इसलिए आप बोलते थे कि एस सब शेल, ये वाला किसके लिए था, ये एस सब शेल के लिए था, उसमें एक ऑर्बिटल आता है। पी सब शेल के लिए देखो कितनी वैल्यूज दिख रही है आपको, 3, इसलिए 3 ऑर्बिटल आते हैं। डी सब शेल के लिए देखो आपको कितनी वैल्यूज दिख रही है बच्चों, 5, इसलिए कितने आते हैं, 5 ऑर्बिटल आते हैं। और एफ सब शेल के लिए देखो कितनी दिख रही है आपको, 7 वैल्यूज दिख रही है, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स आते हैं। क्लियर हुई बात। जब ये एक साथ बैठता है ना दिमाग में, तब क्लैरिटी आ जाती है कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज उतने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स। यस और नो, क्लियर हुई बात बच्चों। अब इसको अपने एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, अभी जो हमने सीखा अपने इस एग्जाम्पल में जरा अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। और बहुत प्यारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, L की वैल्यू क्या थी, ये वाले एग्जाम्पल में, क्लोरीन वाले में L की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब मैं आपको बोलूं कि M की वैल्यू -1 है। क्या है M की वैल्यू बच्चों, -1। तो बताओ वो कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड। ये वाला -1 है, ये वाला 0 है, ये वाला +1 है। समझ में आई बात। और नेगेटिव का मतलब कि उस ऑर्बिटल की कोई वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू कोई नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर असाइंड है उसको पहचानने के लिए। -1 मतलब कि थर्ड वाले के पी सबशेल का पहला ऑर्बिटल। समझ में आई बात, बोलो हाँ कि ना। एवरीबॉडी, सपोज मैं आपको बोलता है M0 है तो आप क्या बोलते हैं, सपोज मैं बोलता है M0 है तो आप क्या बोलते हैं, कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, ये सेंटर वाले की। एवरीबॉडी टेल मी यस और क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन नहीं। यस, चलो और एक अच्छा एग्जांपल करेंगे अपन। सपोज आई गिव यू कैल्शियम नंबर 20, हाउ वी गोइंग टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 2, ये याद है सबको, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। पहले वाले में s, दूसरे वाले में sp, तीसरे वाले में spd, चौथे वाले में spdf। ये तो क्रिस्टल क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। फिलिंग करो, 1s में 2, ये हो गया, sp कितना 2 और 6, ये हो गया, sp 2 और 6 हो गया। 3d में भरने का क्या, नहीं, क्यों, ऑफ बो प्रिंसिपल। 4s में भर दिया, 3d में 0, यस और नो। तो जो नहीं चाहिए वो सब हटा दूं, ठीक है। 4s2 तक यहां तक फिल हो गया। अब मैं आपको अगर पूछूं कि मैं 2p, कौन सा वाला, 2p के तीन ये बना रहा हूं, इसके 2p के, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, बोलो हाँ कि ना। थोड़ा जूम कर दूं, बड़ा कर दूं इसको, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्लियरली। हंट्स रूल क्या बोलता है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना और बताना, ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा, सेंटर वाला ऑर्बिटल है, इसको रिप्रेजेंट करना है क्वांटम नंबर्स के थ्रू। तो आप कैसे करेंगे बच्चों, मुझे नंबर्स बताइए। कौन से शेल को बिलोंग करता है, कौन से सब शेल को बिलोंग कर रहा है, कौन से ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है, चलो बताओ जल्दी जल्दी। ये 2p6 का, 2p6 में का बीच वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हुई, चलो बताओ, n की वैल्यू क्या हुई, 2, बोलो हाँ कि ना। सेकेंड शेल में n की वैल्यू हो गई 2। l की वैल्यू कितनी हुई, 1, क्यों, क्योंकि p सब शेल में है। और m की वैल्यू क्या हुई, 0, क्यों, क्योंकि ये -1 0 और +1 ऐसे था। एवरीबडी टेल मी यस और नो, है ना। तो टाइटेनियम के अंदर ये जो 3D है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे,
डी मतलब कितने ऑर्बिटल बोलो, 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल। एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस, डी मतलब 5 ऑर्बिटल, सबको मालूम। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि इसके अंदर ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, मुझे इसके क्वांटम नंबर्स चाहिए। चलो बताओ, सिंपल क्या आएगा, कौन से क्वांटम नंबर होते हैं, एन, एल और एम, मुझे सबकी वैल्यूज चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इजीली आ जाएगा तुरंत। 3D को बिलोंग करता है, 3D, तो n की वैल्यू क्या आई, 3 ऑब्वियसली, 3D को बिलोंग करता है, n की वैल्यू 3 आ गई। D को बिलोंग कर रहा है, यानी L की वैल्यू क्या आई, 2, यहां पे लिखा हुआ है देखो, वैल्यू ऑफ L फॉर D इज 2, सीधा सीधा। और M, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, M की वैल्यू क्या आई, वेरी गुड, -2 -1 0 +1 +2, तो क्या आई वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ सॉरी M, वैल्यू ऑफ M आ गई -1। तो आपको अगर मैं सिर्फ ये नंबर देता तो क्या आप मुझे बता सकते थे कि मैं कौन से शेल के, कौन से सब शेल के, कौन से ऑर्बिटल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं? क्या ये बात सबके भेजे में गई? और इसीलिए मैंने पिछले सेशन में आपको ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस क्वांटम नंबर से पता चलता है। क्या ये बात सही समझ में आई सबको? If you all are confused for the value of M, just think of number line, that's it. Now that is why in your textbook I don't approve of this method of writing. ये लोग ने confuse किया है, ठीक है, ये -L, फिर माइनस ऑफ L -1, फिर माइनस ऑफ L -2, ये कंफ्यूजिंग होता है, ये मत लिखना। आप कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने बताया ना, ये सिंपल है ना बच्चों, ऐसे करेंगे आप, ये वाला लिखेंगे, कौन सा, -L to 0 to +L, बहुत सिंपल हो जाता है। नंबर लाइन याद कर लेना, सिंपल हो जाएगी बात, ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। और ये फंडा आया कहां से, ये -L +L ये आया कहां से, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो ये 12 + 1 वैल्यूज, कितनी पॉसिबल वैल्यूज थी, 12 + 1, वो ये रहा नंबर देखो, 2 × 0 + 1 एक वैल्यू, फिर 2 × 1 + 1 3 वैल्यू, 2 × 2 + 1 5 वैल्यू, 2 × 3 + 1 that is 7 values, and that is also what gives us the number of electrons। तो फॉर्मूला भी है और फिर एक्चुअल वैल्यूज भी दी हुई है। आई होप ये क्लियर हो गया। चलो, लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्या है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। अभी मैंने आपको ये कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये बोला था मैंने, बहुत बार रिपीट कर दिया। यस बच्चों, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछूं, एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं, फॉर एग्जांपल कि n की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 1 और M की वैल्यू है 1, सपोज N3 L1 M1, ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूं दिस इज फॉर सल्फर के लिए है ना, सल्फर के एटम के लिए है एग्जाम्पल। तो आप बोलेंगे कि मैं सल्फर के कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, बताओ। पहली बात, कौन से शेल में रहेगा, N3 है मतलब कौन से शेल में रहेगा बच्चों, थर्ड शेल में, मतलब 3। L की वैल्यू 1 है मतलब कौन से सब शेल में रहेगा, 0 1 2 3, सब शेल कौन सा, P। M की वैल्यू 1 है, 1, तो कौन से ऑर्बिटल में रहेगा, थर्ड ऑर्बिटल। अभी सल्फर के 3p में इलेक्ट्रॉन होता है, चेक करेंगे, होता है क्या, 16 है ना, 2 8 6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होता है, 3p4 मतलब p कैसा दिखेगा,
ये ऐसा है ना, 1 2 3 एंड 4 होता है ना थर्ड वाले में। यस, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, बोलो? अपवर्ड है। तो बस स्पिन क्वांटम नंबर आखिरी जो है, स्पिन क्वांटम नंबर सबसे इजी, बस यही बताता है वो कि एरो पॉइंटिंग अपवर्ड था कि डाउनवर्ड था, यानी कि पॉजिटिव स्पिन था कि नेगेटिव स्पिन था। ये क्यों जानने की जरूरत थी आपको? क्योंकि अगर आपको ऑर्बिटल पता चल गया तो ऑर्बिटल में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर से क्या पता चलेगा कि वो दोनों में से कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसके लिए आपको फंडा क्या याद रखना है? ईच ऑर्बिटल, ये फंडा याद रखना। क्या बोला मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन, सॉरी, ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, बोलो हाँ कि ना? विद ऑपोजिट स्पिन, यानी कि एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड एरो वाले को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव स्पिन। डाउनवर्ड एरो को क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्पिन। क्या ये बात भेजे में घुसी? ऊपर वाला एरो देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, नीचे वाला एरो देखेंगे तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू उन लोगों ने कैसी असाइन की? अगेन ये असाइंड वैल्यूज है, कैलकुलेटेड नहीं है, असाइंड है। ध्यान से सुनना, असाइंड वैल्यू बहुत ही आसान है। इसको वो लोग ने बोला +½ इसको वो लोग ने बोला -½ क्या समझ में आया? +½ एंड -½ बोलो हाँ कि ना? अब जो बच्चे सोच रहे कि सर ये +½ और -½ कहाँ से आया, तो मुझे बताओ, हाफ मतलब क्या होता है? 50%। हाफ मतलब 50-50, सही है? यस और नो? तुम जब कॉइन टॉस करते हो, कॉइन टॉस, सिक्का उछालते हो, हेड्स और टेल्स कैसे होते हैं? 50-50 है ना। वो पिक्चर में होता है कि कॉइन ऐसा खड़ा हो जाता है, रियल लाइफ में नहीं होता ना। या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, 50-50 चांस है कि नहीं? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो क्या चांस है? या तो पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बरोबर बोल रहा हूं? हाँ कि ना? तो दोनों को उन्होंने 50-50 चांस यानी हाफ बोल दिया। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा था तो पॉजिटिव हाफ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो नेगेटिव हाफ। ये 2 ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं। दैट इज व्हाई द नंबर हाफ वाज असाइंड। समझा कि नहीं समझा? इजी, सिंपल। स्पिन क्वांटम नंबर सबसे इजी, चिंदी, एकदम चिंदी। क्या याद रखना है स्पिन क्वांटम नंबर में? +½ -½ +½ એટલે શું? +½ बोल दिया तो क्या होएगा? मतलब एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, और -½ बोल दिया तो एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। क्या ये बात भेजे में घुस गई? चलो इसके बारे में मार्क कर ले सिंपल सा। तो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, अच्छा इसको स्पिन क्वांटम नंबर, सिंपल भाषा में बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। इसको MS से मत बोलना, आप लोग कोशिश करना कि आप लोग इसको ज्यादातर कैसे याद रखेंगे? स्मॉल s से, ठीक है? MS क्यों बोला? अगेन देखो, मैग्नेटिक वाला एजीमुथल पर डिपेंड कर रहा था तो उसको ML बोल दिया, है ना। और ये स्पिन वाला जो ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल के हिसाब से अफेक्ट होता है, कौन से ऑर्बिटल में है और कौन सा है, इसलिए MS बोला इसको। बट आप स्पिन यानी कि S से याद रखना, कोई टेंशन नहीं। सो स्पिन जो है इट स्पेसिफाइज द स्पिन of the electron in an orbital, okay, which can be either +½ or -½ the two spin states are represented by arrows pointing up and pointing down, they have opposite spin। statement सबसे important ये वाली थी, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो ऑपोजिट स्पिन वाले ही होने चाहिए। ये बिग बॉस का घर है, इसमें 2 झगड़ालू लोग एक साथ नहीं रह सकते, दोनों झगड़ा करेंगे, एक शांत और एक गुस्से वाला चाहिए। वैसे यहाँ पे एक पॉइंटिंग अप, एक पॉइंटिंग डाउन, ऑपोजिट स्पिन नहीं रहेगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका ये मतलब है
कि 4 क्वांटम नंबर्स, फिर से देख लो एक बार, 4 क्वांटम नंबर्स हमने किए, कौन से? प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, है ना। चारों क्वांटम नंबर्स में जानने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिला कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, और इसी स्टेटमेंट को हमने क्या बोला? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला बच्चों। क्या बोला? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस, लेट्स डू अ फ्यू एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस so that it becomes more clear to you. ठीक है, now once you've understood all 4 quantum numbers it's very easy. चलो आइडेंटिफाई कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आइडेंटिफाई करो। where I say n is equal to 1, L is equal to 1 और M is equal to 0 और S यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर M जो है वो ML नहीं, सॉरी MS, स्पिन को हम लोग वैसे S बोलने चाहिए बट मैं MS लिख रहा हूँ, +½ ठीक है। और ये बोलता है कि भाई इसका आइडेंटिफाई कर। तो पहले तो आपको ये जानना है कि ये पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है, पहले ये बताओ, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों? व्हेन आई से n मतलब क्या ये 1 होना चाहिए, व्हेन आई से l मतलब क्या ये p होना चाहिए। 1p एग्जिस्ट करता है क्या बच्चों? बोलो हाँ कि ना। नहीं करता। फर्स्ट शेल में p सब शेल हो सकता है क्या? नहीं। तो सीधा सीधा लिख देने का क्या, ये नॉट पॉसिबल है। क्या ये समझ में आई बात? है ना, सिंपल हो गई ना। चलो अच्छा, सपोज मैं आपको और एक देता हूं। कभी भी जब आपको ये दिया जाए क्वांटम नंबर्स, तो पहले चेक कर लेने का कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। क्या ये पॉसिबल है? अभी n3 l1 m0 और स्पिन क्वांटम नंबर +½ क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्या क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा बताओ। पहली बात तो ये थर्ड शेल की बात कर रहा है। L1 मतलब 0 1 2 3 SPDF यानी कि थर्ड के P की बात कर रहा है बच्चों। अभी P सबशेल के कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है? कैन यू टेल मी कैसे करना है? बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच बताया ना मैंने आपको, इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको नहीं भी समझ रहा है तो भी आप गलत नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई आपको। क्या करना है आपने? 3p बोल दिया तो 3p तो इतना तो कोई गधा भी समझ लेगा कि भाई 3p बोला है सर ने मतलब 3 ऑर्बिटल है, बरोबर। थर्ड शेल का p सब शेल है 3 ऑर्बिटल, क्लियर। आप बोलोगे हाँ। अभी 3 ऑर्बिटल है और l की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूं -1 0 +1। बोलो हाँ कि ना। इजी। मुझे कौन सा वाला चाहिए था? m0 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल या थर्ड ऑर्बिटल बताओ। सेकंड ऑर्बिटल। और ये +½ मतलब अपवर्ड एरो वाला इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा हूं कि मैं ये वाला ढूंढ रहा हूं, डाउनवर्ड एरो वाला। +½ मतलब अपवर्ड एरो वाला। क्या ये रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आ गई? 3p में बीच वाले ऑर्बिटल में अपवर्ड एरो वाला ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, बस यही तो जानना था। कितना इजी। यस। तो मेन फंडा अगेन फिर से मैं आपको बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन आप अपने पुराने पेपर्स उठा के देख लो। जेई मेंस बोलो, जेई एडवांस बोलो, नीट बोलो, सीईटी बोलो, बोर्ड्स बोलो। बोर्ड्स में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली क्योंकि 11th का चैप्टर है, पर आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। पहला तो वो ये पूछता है कि भाई ये कौन सा वाला, इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, कौन सा नॉट पॉसिबल है। ये क्लियर है सबको? दूसरा वो पूछता है अगर पॉसिबल है तो वो वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल, कौन से सब शेल, कौन से ऑर्बिटल को बिलोंग करता है और उसका स्पिन क्या है। क्लियर है बच्चों? एक उल्टा करके देखते हैं, एक उल्टा भी करके देखते हैं, जहां पर मैं इलेक्ट्रॉन आपको ड्रॉ करके दूंगा, आप मुझे उसकी वैल्यूज बताएंगे, आप मुझे उसकी वैल्यूज बताएंगे, ठीक है ना। चलो निकल का, निकल यानी कि नंबर 28, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3D कुछ नहीं, अभी 4s2 बचा हुआ 3D 8। अभी 3D 8 को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। 3D 8 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बड़ा ड्रॉ करता हूं, थोड़ा क्लियरली दिखेगा आपको। 3D 8 में ऑर्बिटल कितने बनाओ बच्चों? 5 है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको बोलता हूं यहां पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो मैंने ब्लू कलर से ऐसा सर्कल किया ना, इसका आप मेरे को सब सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताओ। चलो इजी। थर्ड शेल के डी सब शेल में ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसके मुझे ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताओ देख के तुरंत। इसके लिए n की वैल्यू होगी 3। क्यों? सब लोग बताओ n की वैल्यू 3 क्यों होगी भाई? सर ये थर्ड शेल में। l की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। क्यों? सर ये डी सब शेल में है। अच्छा, फिर l की वैल्यू 2 थी तो मैं ऐसा लिखूं -2 -1 0 +1 +2। बताओ m की वैल्यू क्या आई? +1। क्लियर? और स्पिन ऊपर है, एरो की नीचे है? ऊपर है, यानी कि +12। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी? विद इन सेकेंड्स अभी आप देख के तुरंत आंसर बता पाओगे? बोलो हाँ कि है ना। कोई मेहनत नहीं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट चारों क्वांटम नंबर का क्लियर हो गया, आपके 4 मार्क पक्के हो गए आपके एंट्रेंस एग्जाम के, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है क्वांटम नंबर से रिलेटेड। या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, चारों क्वांटम नंबर्स और उनको कैसे अप्लाई करना है, राइट। चलो तो ये सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। क्वांटम नंबर्स अपना